Welcome back, everybody. Are you there? We are on the next part of this. Okay, now check it out. I hope you're liking this lecture. And those who are watching me on YouTube, please click there itself. You will find the link of all the notes which is given in the class. Please click over there. You will find all the colored notes of this chapter. Okay, click and enjoy this lecture. Okay, guys, are you there? आ जाओ यहाँ पे मैं पढ़ा रहा हूँ. क्या लिखा देखना? मुझे कुछ बोलना है. मैं बोलूं? अभी एक एक चीज मुझे आपसे डिस्कशन करना होगी. ओके. आपके सामने ये सरफाइसी एक्ट का सेक्शन नंबर 13 है. आप कहेंगे क्यों पढ़ा रहे हो? आप जरा पढ़ो, इसकी मुझे बुराई करना है इस स्लाइड की. वैसे सरफाइसी में ही आता है. सा रफा ऐसी है ना. सा रफा ऐसी, ये पूरा चैप्टर 3 हिस्सों में बढ़ता है. उसका मैं ESI पढ़ा रहा हूं, जिसका नाम है इन्फोर्समेंट ऑफ सिक्योरिटी इंटरेस्ट. ये कैसे ट्रिगर होता है? आपका इंस्टॉलमेंट है, जिस दिन ड्यू हुआ है उसके 90 दिन तक आपने पैसा नहीं दिया. जैसे 90 दिन तक नहीं पैसा दिया, इट इज कॉल्ड एज व्हाट NPA. उसके बाद में एक्स डेज में बैंक उसको नोटिस भेजती है कि मेरा पैसा दो. अगर देखो ये मरा हुआ आदमी, देखिए हार गया जिंदगी से. अब उसके 60 दिनों के अंदर इफ बोरोअर फेल्स टू पे विद इन 60 डेज ऑफ नोटिस, तो ESI की प्रोसीडिंग स्टार्ट होगी. ESI की प्रोसीडिंग उसके बाद चालू होगी. मुझे बताओ, आपका जो कोड है इसमें क्या अमेंडमेंट लाएगा? आपको पता नहीं इसमें चेंजेस आएंगे? अब इसको अमेंड होना पड़ेगा. ये 90 दिन नहीं, चालू करो लगेज. समझ में आया? दिस इज टू बी अमेंडेड. इसलिए मैं बता रहा हूं कि अमेंडमेंट जरूरी है. कहां पे? सारे रिस्पेक्टिव लॉज में. अभी तक नहीं. मैं समझाता हूं क्या क्या करना है. आप सभी ने वाइंडिंग अप पढ़ा ना? वाइंडिंग अप में भी अमेंडमेंट्स है. वो क्या अमेंडमेंट है मैं थोड़ी देर बाद बताऊंगा. वाइंडिंग अप का रैंकिंग अब चेंज हो गया है. रैंक 1, रैंक 2, रैंक 3, रैंक 4, रैंक 5. किसको किसको पहले पैसे जाते थे? पहले वर्कमैन ड्यूज एंड सिक्योर क्रेडिटर. नंबर 2 पे हुआ करते थे वाइंडिंग अप के एक्सपेंसेस. याद नहीं? ओके. नंबर 3 पे हुआ करते थे एम्प्लॉयज का पैसा, गवर्नमेंट टैक्सेस एंड इन्वेस्टिगेशन एक्सपेंस. नंबर 4 में फ्लोटिंग चार्ज के पैसे. और नंबर 5 में अनसिक्योर्ड क्रेडिटर. ये रैंकिंग से पहले पैसों का बंटवारा हुआ करता था. IBC ने कहा आप रैंक चेंज करो. ऐसा रैंकिंग नहीं, वाइंडिंग अप करेंगे और वाइंडिंग अप के बाद में ऐसा बंटवारा नहीं होगा. अब बंटवारा अलग ढंग से करना पड़ेगा. वो बंटवारा भी चेंज हो गया. वो बंटवारा कैसा होगा मैं आपको समझाता हूं. अब वाइंडिंग अप, मैं कल वाइंडिंग अप पढ़ा रहा था, तो वाइंडिंग अप में मैंने पहले कहा था अब वाइंडिंग अप में अमेंडमेंट होना बाकी. अब सोचो कितनी दुविधा की बात है. जो एक्ट 2013 का है, 2013 वाइंडिंग अप हमने पढ़ा. अब सोचो वो पहली बार आया, नोटिफाई हुआ, आते के साथ में उसमें भी अमेंडमेंट हो गए. क्योंकि IBC बोल रहा नहीं, ये ऐसा रैंकिंग ठीक नहीं. रैंकिंग अप मेरी वजह से होगा. अब मतलब रिस्पेक्टिव वाइंडिंग अप में क्या जो रैंक लिखी थी वो रैंक भी IBC ने चेंज कर दी. बताऊंगा इस पूरे स्लाइड में. देखो बताओ प्रॉब्लम क्या है. अगर आज समझदार होगे तो प्रॉब्लम बता देना. इस पूरे को पढ़ो और बताओ बैंक के लिए मुसीबत क्यों है. स्क्रीन पे देखिए. आपको पढ़कर बताना है इसमें प्रॉब्लम क्या है. एक बैंक के लिए चैलेंजिंग क्यों है. और इसको भी अमेंड करना सही है. बताओ क्या गलत बात है इसमें. अब आपको इसको देख के लग रहा है IBC ये बैंक को कमजोर कर रहा है.
जिसका इंटरप्रिटेशन अच्छा बताओ, लॉजिक अच्छा, क्या गलत है इसमें? बैंक का पैसा अटका हुआ है, बाकी सिक्योर्ड क्रेडिटर्स का भी उसमें 60% क्या है? अच्छा, प्रायोरिटी किस सेंस में? इसका मतलब क्या हुआ? मतलब कि आपको ये सब करना है आपको ये क्या करना है? आपको जाके 13 सबसेक्शन 4 है सरफाइसी का, वो बोलता है उस आदमी ने पैसे नहीं दिया ना आपको 90 दिन तक, फिर आपने उसको नोटिस दी एक्स डेज में, उस आदमी के 60 दिन में भी रिप्लाई नहीं आया। अब आप ये सारी चीजें कर सकते हो उसके साथ में। आप जाके टेक द पोजीशन ऑफ हिज प्रॉपर्टी, टेक ओवर द मैनेजमेंट, ये सब कर सकते हो। अपॉइंट किसी और को, ये क्या होता है, अपॉइंट एनी पर्सन टू मैनेज वॉट सिक्योर्ड एसेट, ये सब कर सकते हो आप। ये सरफाइसी कह रहा है। फिर आप बोलेंगे बहुत अच्छी बात है, पर वो क्या बोल रहे हैं समझे क्या? इसमें पढ़ो ना क्या बोल रहा है। ये सबसेक्शन 4 में के जितने राइट्स है वो तभी एप्लीकेबल होंगे। मतलब अगर 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 सुनो, ये किंगफिशर है, बहुत सारे बैंक ने पैसा दिया इसको, एसबीआई, बैंक ऑफ बड़ौदा, समझा क्या? ये मान लो पंजाब नेशनल बैंक, ये देना बैंक, सारे लोगों ने पैसा दिया। अब मान लो इसके 600 करोड़ है, इसके 500 करोड़ है, इसका 200 करोड़ है, इसका 100 करोड़ है, इसके पैसे नहीं मिले, इसने नोटिस दिया, सब हो गया, 60 दिन भी बीत गए, पैसे नहीं दे रहा। ये बोला मैं तेरा मैनेजमेंट टेक ओवर करूंगा, हट बाजू, नहीं कर सकता है। ये आदमी को ये पूरे वैल्यू जो है 1100, 1300, 1400 करोड़ है, राइट? इसका 60% मतलब 840 करोड़, इतने जब तक लोग आते नहीं, मतलब साला मेरा पैसा होके मुझे 4 लोगों से और बात करना है, चलो रे चलो, लेते उसका मैनेजमेंट, चलो चलो उसका मैनेजमेंट ले ले, मेरे भी 100 करोड़ है। वो बोलेंगे हमको इच्छा नहीं, आदमी अच्छा है, मतलब हमारे लगे हमारे 100 करोड़ की कोई इज्जत नहीं है। अरे आप ये तो आपकी बात है, नहीं नहीं, वो तो कैसा है, एनसीएलटी डिसाइड करेगा ना। एनसीएलटी में बहुत होशियार लोग बैठे, वो हमारा चिंता की बात नहीं, कोई भी अप्लाई करेगा, पर एनसीएलटी भी देखेंगे ना कि सच में एक आदमी बोल रहा है कि बहुत सारे लोग बोल रहे हैं। ऐसा नहीं रे, कोई 1000 रुपए देके कोई बोलेगा नहीं यार ले लो इसको, ऐसा नहीं। एनसीएलटी पे जजमेंट देना है, किसी की कंपनी का आईपी अगर अपॉइंट करना है तो बहुत सारे सर्कमस्टेंसेस को सोचा जाएगा, भाई किस किस के पैसे बाकी है। एनसीएलटी अपने तौर पर पूरी इन्वेस्टिगेशन करेगा। ये तो मैं किसकी बुराई कर रहा हूं? ये सरफाइसी की बुराई कर रहा हूं, जिसका एक्ट होकर भी कोई फायदे का नहीं है। अच्छा, मैनेजमेंट कौन टेक ओवर कर रहा है? 60%। आप मुझे बताओ, मैनेजमेंट टेक ओवर करने वाला आदमी कुछ होशियार नहीं धंधे वाला, ना वो सीए है, ना वो सीए, ना वो आईपी है। आर यू गेटिंग? कौन कर रहा है ये? कोई तो भलती बैंक आके करेंगे, बैंक बोलेंगे ये हमारा आदमी बहुत होशियार है, 25 साल से बैंक में काम कर, ले लो इसको। अरे तू वो ये मारने, ये कंपनी जो थोड़ी बहुत जग रही ना, ये और मार रहे उसको, ये इनका, वो उनको तो भाई थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस है कंपनी चलाने का। अब ये बैंक के होशियार लोग जिन्होंने बैंक के बाहर कुछ काम नहीं करे, वो बैंक का रिवाइवल करेंगे। ट्राई टू अंडरस्टैंड इट इज। ये आपको समझ रहा होगा देख के, ये जेटली यही बोल रहा था कि सरफाइसी में वो दम नहीं है। सरफाइसी एक्टिवेट कब हो रहा है? 90 दिन में तो सिर्फ वो नोटिस जा रही है, उसके बाद में बैंक को जब होश आएगा, बैंक नोटिस भेजेगी, वो नोटिस का 60 दिन खत्म होगा, उसके बाद में बैंक जाके इतने लोगों को पटाएगी, चलो रे चलो, चलो रे चलो। उसमें बोले एक बोलेगा हमने तो भेजा ही नहीं नोटिस, सब जन भेजेंगे, मजे लेंगे, जिंदगी का आनंद होगा। आर यू देयर गाइस? सरफाइसी की मैं बुराई कर रहा हूं, मुझे कितना मजा आया होगा, क्योंकि जितना मैं दूसरे एक्ट की बुराई कर रहा हूं ना, उतना ये एक्ट की इज्जत आपकी नजर में बढ़ रही है। आज का दिन बुराई वाला था। मुझे बहुत मजा आ रही पढ़ा के, इतना सुकून मिला मुझे। आओ बच्चों आओ, क्या लिखा है यहां पे? ये मैंने आपको बता दिया ना, ये बता दिए, राइट राइट। अब आ जाओ, यहां पे लिखो। मेगा
मुहाजिर हूं तुम ले जहां में। आप पढ़ेंगे इसको? प्लीज पढ़ेंगे गाइस, कम ऑन, प्लीज डोंट टॉक एंड कॉन्सेंट्रेट। क्या लिखा है एक बार पढ़िए। हमें सब लिखना है पर पहले समझ के। विद एन एम टू एड्रेस दिस प्रॉब्लम्स, प्रोवाइड विथ एक्सपीडियस रिकवरी। एक्सपीडियस मतलब क्या था? फास्ट। टू एम्पावर ऑल द क्लासेस ऑफ क्रेडिटर। ऑल द क्लासेस मतलब कौन? सिक्योर्ड, अनसिक्योर्ड, बैंकिंग, नॉन बैंकिंग, समझा? एंड रीडिप्लॉय कैपिटल इनटू मोर प्रॉफिट। रीडिप्लॉय मतलब क्या? कंपनी को बंद नहीं करे, कंपनी का ही पैसा जो बचा है उसको अब अच्छी ढंग से कौन लगाएगा? आईपी। द मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस फॉर्म द बैंक्रप्सी लॉ रिफॉर्म कमिटी विच सबमिटेड इट्स रिपोर्ट अ ड्राफ्ट इंसॉल्वेंसी बैंक्रप्सी कोड इन नवंबर 2015। अंडरस्टूड? 15 में आया कोड आया। ऑब्जेक्टिव दिस कोड, नंबर 1, टू एम्पावर ऑल द क्रेडिटर्स। कौन से भाई? हमें सब लिखना है पर पहले मैं पढ़ाऊंगा। सिक्योर्ड, अनसिक्योर्ड, डोमेस्टिक। अब संजय, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट भारत में बढ़ेगा? भारत के बाहर की बैंक आज भारत में आने से डरती है। अगर इनका पैसा डूब गया, मतलब एक तो पहले इंडिया में आ रहे और इंडिया में उसको मालय मिल गया। मालय इंडियन को दे रहा नहीं मालय इंडियन को दे रहा नहीं। 12 दिन चल रहे भाई, चल इनको दे रहा नहीं, अब दूंगा भी तो पहले इनको दो। तो टू इनेबल रिजोल्यूशन प्रोसेस टू स्टार्ट एट अर्लियर साइन। कोई समझाएगा मुझे अर्लियर साइन? सिक होने तक नहीं। अभी पैसे नहीं दे रहा ना, मतलब सिक होने वाला है। अभी शक हुआ, क्या बोल रहा है? शक पे ले लो। सिंगल फोरम और ऑल सिंगल फोरम, सिंगल फोरम, एक ही एनसीएलटी, एक ही एनसीएलटी, एक ही डीआरटी, नो अदर कोड्स। एनसीएलटी सारे वो सारे लोग के लिए जो एलएलपी, प्राइवेट कंपनी, पब्लिक कंपनी, पार्टनरशिप फर्म, इंडिविजुअल, डीआरटी। दूसरी जगह पे भटकने की जरूरत नहीं, 4 कोड की चक्कर लगाने की जरूरत नहीं। चौथी बात, इट इनेबल्स, क्या लिखा है? काम पीरियड वेयर द अदर, काम पीरियड 180 दिन तक। जब आईपी आएगा बोलेगा देखो साहब मुझे कोई भी टेंशन देगा नहीं, मैं जाके कंपनी का प्रॉपर्टी का कब्जा लूंगा। कोई भी कोर्ट कचहरी का मामला मुझे रिवाइवल करना है, 6 महीने के दौरान मैं जो करना कर दूंगा। अच्छा, आके बीच बीच में मत बोलना ये नोटिस का रिप्लाई दो, नहीं दूंगा मैं कुछ भी, मेरा काम पीरियड है। शांति से ही कंपनी को वापस रिकवर करना है। किसने अपॉइंट किया उसको? अपॉइंट किसने किया? क्रेडिटर ने तो बोला था ना। अरे हाँ, वैसे मांगेगा वो तो एक्चुअल रियल लाइफ में वैसा कानून बोल रहा है। ऐसे कानून बोल, एनसीएलटी बोलेगा क्रेडिटर तुम शांत करो। वो क्या बोल रहा है इसके पहले बोला ना, ब्रेक के पहले मैंने, कि क्रेडिटर्स उसको धमका रहे, किसको? आईपी को। तू कैसे पैसे नहीं दे रहा रे? वो बोल रहा है 180 दिन में कूलिंग में हो, पैसे दे रहा कि नहीं दे रहा? तो उस समय वो पुलिस की मदद लेगा, एनसीएलटी ने भेजा है उसको। वो बोलेगा लॉ में लिखा है 180 दिन, तुम्हारा कोई राइट ही नहीं होता। अभी तो मैं, और वैसे मैं आया क्यों? तुम्हारे भलाई के लिए। देख काम कर, तुमको कर, तुम आ जाओ, चलो मैं थोड़े बहुत दूंगा, ये कुछ भी नहीं देंगे। इट रिप्लेसेस व्हाट? एग्जिस्टिंग मैनेजमेंट ड्यूरिंग इंसॉल्वेंसी प्रोसीडिंग व्हाइल कीपिंग द एंटरप्राइज। समझा क्या लिखा है? मार नहीं रहे भाई, हम चलाते, बस हमें चलाने का मौका। आखिरी में, इट ऑफर्स फाइनाइट टाइम, फक्त 180 दिवस, 180 डेज है। उसके ऊपर फर्दर एक्सटेंशन 90 दिवस, म्हणजे 270। मैक्सिमम पीरियड इज नॉट मोर देन 270, दैट्स ऑल। ये 6 बातें हमें लिखना है। हैव यू ऑल अंडरस्टूड गाइस? यही वो 6। अगर किसने बोला क्यों आया कोड, बस ये बोल देने का, खत्म। लिखिए, नंबर 1, objective of code. Number 1, objective of code. Number 1, come on everybody, to empower all the creditors. All का मतलब क्या हुआ? All creditors, secured, unsecured, domestic,
इंटरनेशनल, हो गया। व्हाट्स पॉइंट नंबर 2 बेबी, टेल मी। लिखो अब दूसरा पॉइंट है, दूसरा पॉइंट बोल रहा हूं। रिजोल्यूशन प्रोसेस टू स्टार्ट एट व्हाट? रिजोल्यूशन प्रोसेस टू स्टार्ट एट अर्लीस्ट साइन। एट क्या लिख रहा है? अर्लीस्ट साइन। समझा मतलब क्या हुआ? बात आगे बढ़ने से पहले ही खत्म कर दो। सिंगल फोरम, ओवरसीइंग ऑल इंसॉल्वेंसी। मैंने आपको ये पूछा नहीं इंसॉल्वेंसी का मतलब क्या है, मैं भी ना। आप बता दो इंसॉल्वेंसी का मतलब क्या है? जिस शिद्दत से आप पढ़ रही हो, नहीं आपको बहुत आगे जाना है। नहीं आगे जाएंगे तो ऊपर चले जाएंगे। ये जो इंसॉल्वेंसी के बारे में जो बोला है इन्होंने, ये इंसॉल्वेंसी का मतलब है जहां पे लाइबिलिटीज आर हायर देन द एसेट्स। समझ में आ रहा है क्या? इंसॉल्वेंसी मतलब देना होगा ज्यादा और पैसा है हमारे पास कम, उसको बोलते हैं इंसॉल्वेंसी। हम लोगों का उधारी चुका नहीं पा रहे हैं, उसको कहते हैं इंसॉल्वेंसी। अब मैं उसके ऊपर बाद में आऊंगा। इट इनेबल्स, आपने लिखा ना, इट प्रोवाइड्स अ सिंगल फोरम। अरे लिखा कि नहीं सिंगल फोरम? ब्रैकेट में लिखो ना फिर, क्या सिंगल फोरम है? एनसीएलटी ऑब्लिक डीआरटी। ओ मैं लिखवाऊंगा बाद में एनसीएलटी कब डीआरटी कब हुआ, खत्म हुआ है बेबी। इट इनेबल्स व्हाट? काम पीरियड। इनेबल काम पीरियड क्या है? काम पीरियड, काम पीरियड बोलते क्या? तब तक वो किसको आंसरेबल नहीं है, वो अपना टाइम लेगा कंपनी को सुधारने का। नेक्स्ट पॉइंट, इट रिप्लेसेस एग्जिस्टिंग मैनेजमेंट। आप मुझे बताओ कौन जा रहा है कौन आ रहा है? डेटर्स आर आउट। डेटर्स मतलब क्या? कंपनी शेयर होल्डर्स। लिखो डेटर्स कॉमा मैनेजमेंट डैश आउट। एंड हु इज कमिंग इन? आईपी कॉमा क्रेडिटर्स आर कमिंग इन। IP comma creditors are coming in. Keeping the enterprise as going concern. Keeping the enterprise as what? मारेंगे या बचाएंगे? बचाने का प्लान होगा। अगला पॉइंट बोलेंगे। इट ऑफर्स व्हाट? कम ऑन एवरीबॉडी नाउ। इट ऑफर्स फाइनाइट टर्न। फाइनाइट टाइम मतलब क्या? कहीं ना कहीं ऐसा नहीं कि तारीख पे तारीख, उसका अंत है। 180 दिन में आईपी ने खत्म नहीं किया ना। चल भाई तू भी हट जा, तो अगली बार तेरा आईपी का वो जो सर्टिफिकेट वो हटा देते। मतलब क्या है 180? मतलब समझा नहीं। मतलब केस एक तो कंपनी सर्वाइवल कर लो, कुछ तो भी एक बता दो क्या करना है, डिसीजन आना चाहिए। मतलब मैंने फाइल किया ना एनसीएलटी को, एनसीएलटी ने 180 दिन में बोलना चाहिए करना क्या है। मतलब मुझे भी श्योरिटी होना चाहिए, मुझे पैसे मिलने वाले हैं। मतलब कंपनी को मार के पैसे मिलेंगे या बचा के? आर यू देयर गाइस? हे इसको पढ़ेंगे आप? पढ़ो जरा स्क्रीन पे क्या लिखा है। रिजोल्यूशन बिफोर लिक्विड, रिजोल्यूशन बिफोर लिक्विड। इफ पॉसिबल द बिजनेस शुड बी रिवाइव्ड बिफोर व्हाट? क्या मुझे मतलब बताओ हिंदी में क्या होता है इसका? एक बार तो बचा के, मारने से पहले। मारेंगे बचा के देख लेंगे। अभी तक तुमने क्या ना 10 साल, अब तुम हटो, हम एक बार देखते क्या होता। हमारा ये बंदा बहुत होशियार है, सीए प्रणय। हो सकता है 25 सालों से तो सीओपी है। लिखो
द बिजनेस शुड बी रिवाइव्ड बिफोर लिक्विडेशन। रिवाइव्ड को क्या बोलते हैं भाई? बचा के देखेंगे। द बिजनेस शुड बी रिवाइव्ड बिफोर लिक्विडेशन। आपने वो फाइनाइट टाइम लिखा था ना वहां पे, ब्रैकेट में लिखेंगे 180 + 90 270 लिखा है। ठीक, आगे बढ़ो, इधर इधर आओ एक मिनट। क्या लिखा है एक बार जरा देखो, थर्ड वाला पॉइंट पढ़ो। इंफॉर्मेशन आईयू बोलते उसको, आईयू हैव बीन फॉर्म्ड अंडर द कोड टू प्रोवाइड टाइमली डिसेमिनेशन ऑफ इंफॉर्मेशन टू द कंसर्न। आपको मालूम है अभी एक कॉमन डेटाबेस बनने वाला है। आईयू के बारे में सुनोगे ना आपको जेटली पे नाज हो जाएगा। ये आदमी है, ये आदमी है, एसबीआई बैंक, ये प्रणय है, ये बहुत बड़ा कर्ज बाजारी आदमी है। मतलब जिंदगी में इनकी कुछ बचा ही नहीं। इन्होंने नहीं, माल्या ने इनसे सीख ली है। कर्ज बाजारी, इतना कर्जा है इनके ऊपर, ये हालात बहुत आगे जा चुके हैं। प्रणय बहुत बार इन्होंने देना बैंक से पैसे लिए, बैंक को भरता शामराव विठ्ठल, शामराव बैंक, बाबूराव बैंक, बहुत लोगों से इन्होंने पैसा लिया है। अब क्या हो रहा है मालूम क्या? यही सब, ये हर बैंक को बोलते हैं तुम्हारे वाला कोई और बैंक ही नहीं है। हर बैंक को ठगता है, ठग लिया हर बैंक को। एसबीआई को बोला तुम्हारी कसम मैंने किसी और से नहीं पैसे लिया है, तुम ही मेरी जिंदगी, सिर्फ तुम ही हो। सबको यही बोलता है, ये सबसे सब पैसे मांगता है। अब बताओ एक आईयू बनेगा, आईयू में हर एक डेटर को एक कॉमन कोड मिलेगा। जैसे प्रणय का कोड है 420। अब जब भी ये पैसा निकालेगा ना तो हर बैंक को मालूम इसका नंबर 420 है। हर बैंक अगर जब भी पैसा देगी तो लिख देंगे 420 ने इतने पैसे लिए मुझसे, और ये सब डेटा। अब बता दो मुझे क्या होगा इससे? अगर कल से कि और प्रणय गया है पंजाब नेशनल बैंक के पास, बोले मेरे आपके अलावा कोई नहीं है, इतना मारा है उसको, मारा धोया। आज तक बहुत किया ऐसे लोगों ने। अब आयु के अंदर कॉमन डेटाबेस के अंदर 420 नंबर डाले, किसकी पूरी कुंडली बार है। आज तक कौन से कंपनी से कितने पैसे लिए, कितना कर्जबाजारी, कितना ड्यू है, क्या इन पे पूरे कारनामा सामने है। आप बताओ ऐसे केस में एनसीएलटी को समझेगा आदमी कितना। अब आप बोल रहे थे ना एनसीएलटी कैसे समझेगा कि इसको, आप बोल रहे थे ना सारे क्रेडिटर ने अप्लाई करना चाहिए क्या? अप्लाई भले क्रेडिटर करेगा, एनसीएलटी जब आयु खोलेगा ना, साले सच्ची में आदमी तो आया सिर्फ एसबीआई ही सामने है, पर वैसे देखा गया तो इस आदमी ने किसी का भी पैसा दिया नहीं, सबको दगाबाजी कर रहा है। ये जा रहे भाई आईपी, देख तो जरा इसको। आयु से पूरी जानकारी उपलब्ध हो जाएगी इस आदमी ने कितने गंदे काम किए हैं। देखो आयु से सब समझ आएगा। आयु समझ गया है? आर यू अंडरस्टैंडिंग? ये पहली बार, आज तक क्या समझ रहा था ना, एक बैंक को यही पता नहीं इसने दूसरे बैंक को कितना लूटा है। मुझे बताओ विजय माल्या ने इतना पैसा लिया हर बैंक से, अगर पता होता, अगर पता इससे भी पैसे लिया उससे भी, तो मैं लोन क्यों देता? हर बैंक ने लोन दिया। अगर मेरे को पता सुनो इतने बैंक से लोन ले रहा है, लोन इसने बराबर ये बैंक से लिया नहीं, मैं किसी और से नहीं लिया, तुम भी दे दो। देखो बैंक को कैसे खड़ा बना है। 2 साल तक किसको कुछ मालूम नहीं पड़ा कि इसने आखिर क्या क्या गंदा, फिर सब बाद में एक साथ भौंकने लगे, अरे मेरा अरे मेरा अरे मेरा करने तक तो लंदन चला गया था। समझा होगा आपको क्या लिखा है? आप लिखेंगे इस बात को। आईयू हैव बीन फॉर्म्ड अंडर दिस कोड।
ये हाईलाइट से मतलब ये समझ गया तो आपको समझने लगा। आयु हैज बीन, इसके बाद में जब मैं एक्ट पढ़ाऊंगा ना, ऐसा दिमाग में घुसता आपके, चालू करता पेज खत्म होता, चालू करता पेज खत्म होता, क्योंकि इट विल बी वेरी सिंपल नाउ। जो चौथा पॉइंट है ना, आपके दिल को छू जाएगा। चौथा पॉइंट पढ़ लीजिए आप। नहीं, पॉइंट को पढ़ने, अभी तक आपने 270 तक समझा था, वो क्या बोला 270 दिन में नहीं निपटाया, देखो ना क्या लगा, ऑटोमेटिक लिक्विडेशन है, बोलने की जरूरत नहीं है भाई। तो 6 महीने में कुछ नहीं कर पाया ना हम, लिक्विडेशन करो, बंद करो, चल कंपनी लिक्विडेट करो, मतलब क्या, बंद करो, कंपनी तो बंद ही हो गया, ऑपरेट बिजनेस तो बंद ही। अरे बोलो ना यार, 180 दिन में कुछ तार नहीं पाएगा, तारना मतलब समझते हैं वापस कम बैक नहीं कर पाया, आप क्या करो भाई, जो भी लाइबिलिटीज है एसेट्स बेचो, लिखो ऑटोमेटिक लिक्विडेशन इफ रिवाइवल प्रोसेस डज नॉट कंप्लीट विद इन 180 और 270 एज द केस। इस 90 दिन का इजाजत कौन देगा और बढ़ा के, एनसीएलटी बढ़ा के देगा। सुनो ना, ओ बहुत भारी बोलूंगा मैं। मान लीजिए आप मेरे बायर हो, मैं सप्लायर हूं, आपको रॉ मटेरियल देता हूं, मैंने आपको कर्जा नहीं दिया है, लोन नहीं दिया, पर मेरा रॉ मटेरियल का पैसा आप दे रहे नहीं, क्या मैं कोर्ट में जा सकता हूं क्या? सोच के जवाब देना वापस। सिक्योर क्रेडिटर, अनसिक्योर क्रेडिटर, बैंक, नॉन बैंक, मतलब जो आदमी ने आपको सप्लाई किया है, सप्लाई किया, पैसे लोन नहीं दिया, रोकड़ा नहीं दिया, रोकड़ा रॉ मटेरियल लिया, उसके पैसे नहीं दे रहा, जाओगे मैं कोर्ट में, आपको क्या लगता है कोर्ट ने अलाउ करना चाहिए इसे? लोग आज तक ऐसे लोगों को किसी ने भी पनाह नहीं दी, सिर्फ उनको फना किया गया, फना, पनाह तो दूर, फना कर दिया। मतलब कोई भी एक्ट ने इनको सहारा नहीं दिया। बोलने इज्जत किसकी थी? जिसने रोकड़ा दिया। और इनको बोलते हैं ये, दे आर नॉट द फाइनेंशियल क्रेडिटर, दे आर द ऑपरेशन। ऑपरेट करते करते मैंने माल दिया था आपको, आप पैसे नहीं दे रहे, बोल दो। अरे बहुत सारे एयरक्राफ्ट, जैसे कि एयरक्राफ्ट कंपनी ने विजय माल्या को एयरक्राफ्ट दिया था, उसको भी उड़ा के लेके गया। जो एयरक्राफ्ट दिया था भाड़े पे, उधारी पे, उसको ही लेके भागा वो लंदन में। ट्राई टू अंडरस्टैंड, मतलब आपकी बार सिर्फ पैसे की बात नहीं चल रही है। अगर आप सामान भी दे रहे हो, रॉ मटेरियल, अगर उसका भी पैसा नहीं दिया, हम उसको भी कह रहे हैं कि तुम भी अप्लाई कर सकते हो एनसीएलटी को। समझ में आ रहा है? विथ मोर देन क्या लिखा है? अर्थात क्या हो रहा है? सीओसी मीटिंग मतलब क्या है? इनको मीटिंग में बैठने देंगे, वो बात अलग है। पर क्या मेरा कहना है, अब आगे बढ़ाऊंगा मैं, ये तो बहुत मीटिंग की बात कर रहे हैं, पर क्या ऑपरेशनल क्रेडिटर भी अप्लाई कर सकता है क्या? देखो, इवन ऑपरेशनल क्रेडिटर, ब्रैकेट में लिखो सप्लायर्स ऑल्सो कैन अप्लाई। ऑपरेशनल क्रेडिटर ब्रैकेट में सप्लायर ऑल्सो कैन अप्लाई। बोल दो ना जरा, शेयर होल्डर को बोलने का मौका मिलेगा? बोलने का मौका देंगे हम? बस हो गया, अभी तक बोला तुम्हारे वजह हुआ है। शेयर होल्डर्स हैव नो से ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ रिवाइवल। नो से बोल तो क्या? चुप। कब तक? वो बोलेगा मुझे लगता है कंपनी ऐसी रिवाइवल करना चाहिए, बस मत बोलो। अब तू जो बोलेगा मैं उसको उल्टा ही करूंगा, क्योंकि तूने जो किया उसकी वजह से आज कंपनी को ये दिन दिखने मिले। काश तुम नहीं होते। नो से ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ रिवाइवल। इतने सारे एक्ट थे जिनको अमेंड करना पड़ेगा। अब समझा कोड क्यों बोला इसको? अब बोलो कोड क्यों बोला है? अब इन सारे एक्ट में अमेंडमेंट आएंगे, और वो सारे अपने आप को कैसा, मतलब कौन ओवरराइडिंग है? आपको समझा क्या? एनीथिंग
which is inconsistent with this code has to be amended. Okay, this is having overriding effect. आपको समझते overriding? Who will always prevail? जो कोड बोलेगा फाइनल, बाकी सब को अपने आप को कोड के हिसाब से चेंज करना पड़ेगा. लिखो, all the existing laws having section related to, बोलो किसके बारे में? इंसॉल्वेंसी, डेट रिकवरी, will have to, क्या रे will have to? Will have to amend as per IBC. IBC will get what? Overriding effect. Overriding समझेगा? मतलब क्या भाई? ये जो बोल रहा है वो भारी, बाकी कोई बोलेंगे ऐसे तो बोलेंगे तुम अपने आप को चेंज करो. आप यही बस. अब तो मतलब एक एक्ट में अलग लिखा और एक आईबीसी में अलग लिखा है, तो एनसीएलटी किसके बारे में सोचेगा? समझ गए? अब उन सारे एक्ट का नाम लिखो, कहां का भी अमेंडमेंट आ गया, अपने लिए काम का है वो. बताओ कौन सा एक्ट में अमेंडमेंट आ गया? जरा अपने काम वाला एक्ट बताओ इसमें, जो हम लोग कंपनीज एक्ट के बारे में बताओ. लिखो, अमेंडमेंट शैल बी डन इन द फॉलोइंग एक्ट्स. Number 1, Companies Act. LLP Act. LLP Act में क्या चेंज होगा मालूम क्या? आप किसी का भी LLP में पैसा थक गया, कहां जाएगा वो? DRT में जाएगा ना. आपको समझा क्या? LLP Act बंद नहीं होगा रे. LLP Act में कुछ और लिखा होगा, पहले इधर जाओ उधर जाओ. अब क्या बोलेंगे भाई? उधर जाए मत जाओ, ये डीआरटी बोल, ये कोड बोल रहा है डीआरटी में जाओ, अब डीआरटी में जाओ. उतना एक पॉइंट चेंज होगा बस. कॉमा, सिका, सरफाइसी, पार्टनरशिप एक्ट, RDDBFI एक्ट, एक्सेट्रा. वाइंडिंग अप पढ़ने वाले जितने भी लोग यहां पे बैठे हुए हैं, जो वाइंडिंग अप का सेक्शन नंबर बताओ भैया, जहां पे ओवर राइडिंग इफेक्ट माना जाए, प्रेफरेंशियल, ओवर राइडिंग प्रेफरेंशियल 327 और 26 और 27 पे है प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स. ओवर राइडिंग टू द प्रेफरेंशियल मतलब क्या? दो, एक संडे क्रेडिटर, एक वर्कमैन ड्यू. और 327 कहता था तीन लोग, एक गवर्नमेंट एम्प्लॉइज और इन्वेस्टिगेशन. तीसरे चौथे नंबर पे फ्लोटिंग चार्ज और पांचवें नंबर पे अनसिक्योर्ड. ये पहले था. अब वो सारा सेक्शन नंबर जो था उधर, ध्यान से सुनना, वो जो सेक्शन नंबर था, कौन सा सेक्शन? 326, 327 को अब चेंज होना पड़ेगा. अभी तक चेंज हुआ नहीं हमारे सिलेबस में. अमेंडमेंट शैल बी डन. अब इनका अपना पड़ेगा. अब बताओ, वाइंडिंग अप के हिसाब से ये चेंज होगा या आईबीसी हिसाब से वाइंडिंग अप चेंज होगा? अब ये आपको अमेंडमेंट हो चुका है. अब सवाल इतना ही है कि आपको एप्लीकेबल है कि नहीं. नहीं समझे आप मुझे? आईबीसी को तो एप्लीकेबल कर दिया आपको, पर अभी तक वाइंडिंग अप के ऊपर कुछ भी आईसीआई ने कुछ कहा नहीं है. अब ये देखना होगा हमें, आरटीपी जब आएंगी तब क्या उन्होंने ये सीक्वेंस दी है क्या. अब इस बात का खुलासा एग्जामिनेशन के 2 महीने पहले ही होगा. किस बात का? कि ये सीक्वेंस एप्लीकेबल है या वो एप्लीकेबल है. पर अगर आप गलती से 6 महीने बाद आए, एक अटेम्प्ट लिया, तो अगले अटेम्प्ट में तो पक्का काम करे. तो पढ़ लो क्या हुआ, अगले में लगेगा ही है. सबसे पहले उन्होंने रखा इंसॉल्वेंसी रिजोल्यूशन प्रोसेस कॉस्ट, मतलब जो आईपी का कॉस्ट, मतलब जितने पैसे बचेंगे, समझो 300 करोड़ रुपए आए माल बेच के, तो वो बोलेगा मेरा खर्चा 10 करोड़.
देखो 200, अब कितने बचे? 290। 290 में से इनको पैसे मिलेंगे। किनको? इनको। कौन है? आज सभी जानते हैं, हमने पढ़ा था पीरियड ऑफ 24 मंथ्स। 326 में वैसे जिन लोग, किसी ने 1956 वाला वाइंडिंग पढ़ा है इसमें से? उन्होंने तब पढ़ा था वर्कमैन डू और सिंडिकेटर के पेरिपसु, मतलब हैविंग इक्वल फुट, मतलब जितना भी पैसा बचेगा उनको उनके प्रोपोर्शनेटली मिलेंगे। मतलब सिक्योर क्रेडिटर और वर्कमैन डू को इक्वल इज्जत थी। पर अभी जो नया 2013 आया था उसमें और एक चीज आई कि अब प्रायोरिटी किसको मिलेंगे सबसे पहले? वर्कमैन डू के। कौन से वर्कमैन ड्यू? 2 साल से ज्यादा का जो वर्कमैन ड्यू है उनको प्रायोरिटी पहले मिलेंगी। ये 2013 का वाइंडिंग बोल रहा हूं मैं, जो आपको एप्लीकेबल है नवंबर 17 में। तो उसमें क्या था, 2 साल से पहले वाले वर्कमैन ड्यू को ज्यादा इज्जत थी ना? सच में क्या पढ़ा रहा हूं मैं जिंदगी में? आपको कुछ याद नहीं आ रहा मैं पढ़ा रहा हूं। सर ये क्यों बता रहे हो आप? ये नॉन अमेंडेड है, ये 2013 का है। आईबीसी का विचार न करते हुए बनाया हुआ। वर्कमैन डू, उसमें भी किसको पहले इज्जत मिलेंगी? जिसकी 2 साल से पुराना थकबाकी किसी एम्प्लॉय का पैसा। अरे वर्कमैन जो वेजेस वाले जो लोग हैं उनका पैसा, ब्लू कॉलर जिनके पैसे 2 साल से पुराने हैं। अरे गरीब आदमी, वो वेजेस, उसे घर पे खाने को कुछ नहीं है, उसका पैसा देंगे कि नहीं पहले? तो भारत सरकार बोलती है उनमें से भी उनको पहले दो जिनके पैसे कंपनी ने 2 साल से चुका। जैसे विजय माल्या 2-3 साल से वो एयर होस्टेस के पैसे नहीं दे रहा। वो एयर होस्टेस पहले गरीब थी बेचारी। तब वो एयर होस्टेस का बात गलत हो गया मुझसे, क्योंकि वो वेजेस की बात कर, मैं वर्कमैन की बात कर, मैं दैट नॉट दी वर्कमैन। पर मैं बता रहा हूं जैसे विजय माल्या ने 2-3 साल से पैसे नहीं दिया है, ऐसे भी लोग होंगे कंपनी में जो वेजेस, जो कामगार उनको पहली प्रायोरिटी मिलेगी। और जो उनके अलावा जो है अभी के जो वर्कमैन ड्यू और जो सिंडिकेटर्स है इनको सेकंड प्रायोरिटी थी। ऐसा मैंने वाइंडिंग अप में पढ़ा है 326 में अभी। पर अगर आईबीसी कोड को इन्होंने यूज कर लिया, जो इस स्लाइड में अभी तक दिखा नहीं है और मुझे पता नहीं है आईसीआई आपके साथ में क्या, अभी तक उसके ऊपर अनसर्टेनिटी है। अगर आईसीआई बोलेगा आईबीसी कोड बाकी जो अमेंडमेंट कर रहा है इन सब एक्ट में, रिस्पेक्टिव अमेंडमेंट भी आपको एप्लीकेबल अगर हो गए, आईबीसी एप्लीकेबल कर दिया। पर आईसीआई ने अभी तक ये नहीं बोला कि आईबीसी नहीं, आईबीसी की वजह से जो अमेंडमेंट होने वाले हैं वो तो आ गए, पर आपको एप्लीकेबल है कि नहीं वो अभी तक उसके ऊपर आईसीआई ने, अगर एप्लीकेबल नहीं हो तो फिर आप एग्जामिनेशन में ये लिखेंगे। और अगर वो एप्लीकेबल हो गया आईबीसी कोड का अमेंडमेंट अगर इसको एप्लीकेबल हो गया तो ये ऐसा हो जाएगा। सर मतलब सीए बनना बहुत डिफिकल्ट है, बहुत ज्यादा। हमारे जमाने में इतने अमेंडमेंट थोड़ी ना होते थे। 1956 का घिसा पिटा हुआ एक्ट 50 साल से वही चल रहा था। उसमें क्या बदलाव थे? पूरे साल भर में 1-2 अमेंडमेंट होते थे। आप गलत समय पे, इनको 2 नंबर पे रखा, वर्कमैन ड्यू सिक्योरिटी, वेजेस अनपेड ड्यूज और टू एम्प्लॉय अदर देन वर्कमैन फॉर अ पीरियड ऑफ 12 महीने, उनको 3rd नंबर पे रखा। मतलब इनको ये 3rd नंबर पहले भी था, अभी भी यही है। पर आप देखो इसके बाद में जो बदलाव है ना, आपने कभी सोचा नहीं होगा ऐसा। देखो 4थे नंबर पे जो हुआ है ना, अब बता दो क्या हुआ है। अनसिक्योर क्रेडिटर की इज्जत जो है गवर्नमेंट ने अपने ड्यूज से भी ऊपर रख ली। अब पहले गवर्नमेंट को 3rd रैंक पे रखा था और अनसिक्योर को 5th रैंक पे। आईबीसी बोला नहीं, गवर्नमेंट तुम्हें ना, तुम्हारे पास बहुत पैसा है, ये आदमी मर रहा है अनसिक्योर क्रेडिटर, तुम उसको और मारेंगे, पहले उसका पैसा दो। बोले उसने वो इनकम टैक्स, वो जो भी है टैक्स तो तब देंगे जब कमाएंगा, इनको तो पैसे मिले। बोले सर्विस टैक्स, और रहने दो। 5 नंबर को ध्यान से देखिए, पहले एक्ट में उल्टा था, गवर्नमेंट टैक्सेस पहले थे,
ये इनको बाद में रखा था लास्ट में। अब बोले नहीं नहीं ऐसे मत करो, ऐसे कैसे करेंगे हम? ध्यान से देखिए कहां था ये अनसिक्योर्ड क्रेडिटर। ये पुराने एक्ट में ऐसा था, गवर्नमेंट 3 नंबर पे था। अब बोला नहीं ये जाएंगे नीचे, ये जाएंगे ऊपर। आप बताओ, मतलब आईबीसी कोड बनाई है सिक्योर्ड क्रेडिटर अनसिक्योर्ड क्रेडिटर की हिफाजत में। मेन मुद्दा है क्रेडिटर को बचाओ, वरना भारत बचेंगे नहीं। क्रेडिटर अगर मरे तो भारत में सोचो ना, लेन देन बंद हो जाएगा, 1 रुपया मिलेगा नहीं बैंक में। कोई प्राइवेट लेंडर तो ऐसे नहीं दे रहे, गवर्नमेंट देंगे नहीं, बैंक देंगे नहीं, धंधा कैसा करोगे? ठप हो जाएगा, ठप ठप समझता है, मूवमेंट बंद हो जाएगी मार्केट की, पैसा लिक्विड नहीं बचेगा, पैसे की लेन देन खत्म हो जाएगी भारत में। इसीलिए इन सबको देखते हुए आपको समझ में आ रहा मैं क्या बोलना चाहता हूं? देखो ना, एनी रिमेनिंग ड्यूज के बाद में, प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स के बाद में, और शेयर होल्डर को सबसे बाद में, क्योंकि इन्होंने कंपनी को बर्बाद किया है। सर इनको जो देंगे मतलब क्या देंगे उनको? इसको बोलते हैं डिविडेंड। डिविडेंड 2 टाइप के होते हैं। कौन से? एक डिविडेंड जो प्रॉफिट से निकलता है, और लिक्विडेशन में जो सरप्लस बचता है वो भी दे देंगे। आप किसकी कंपनी थी? बोले सरप्लस क्रेडिटर में बात दो। इतना भी मस्ती मत लाओ उनको। सर तुम्हारा लो बैच मिल गया, बोले नहीं हमको दे दो। तुमको तुम्हारे पैसे मिल गए ना, पैसे ले लो, इंटरेस्ट ले लो, भागो। ऐसे जो बचेगा, कुछ बच गया वैसे बच। अब मैं शायद से आपको यह समझा पा रहा हूं कि मुझे ये सब में क्या कहना था। ये सब में अब देख लिया 2013 में क्या अमेंडमेंट हुआ? सेक्शन नंबर 326, सेक्शन नंबर 327 में अमेंडमेंट होगा कि नहीं होगा? हो गया, मतलब आपको एप्लीकेबल होना बाकी है। अब आपको याद करना, अभी से याद करना मत चालू करिए। अभी आप इतना बोलना कंपनीज एक्ट अमेंडमेंट हो रहा, अब ये मत बोलो 326 में अमेंडमेंट होगा 327 में। अब वो आईसीआई ने अगर बोला अमेंडमेंट होता, आप बोलेंगे हाँ फिर हो गया, वो आरटीपी में देखना पड़ेगा। पर आपको यह समझाना बाकी एक्ट डिमोलिश नहीं हो रहे, वाइंडिंग अप 326 327 आज भी है, सिर्फ वो आईबीसी के हिसाब से अपने आप को चेंज करेगा। डू यू अंडरस्टैंड बेबी? दिस इज व्हाट एग्जैक्टली आई वांटेड टू कन्वे टू ऑल, राइट? बहुत मजा आया मुझे। क्या लिखा है, वाह, सुपर फैंटास्टिक। देखो ना, सरफाइस में बोला था ना मैंने, क्या लिखा था? 13 सबसेक्शन 9 में बोला ना, वो 60% वाला बंद करो बोलते, देखो लिखा है 13 सबसेक्शन 9। आपको बताया ना अभी, 60% वाला कुछ नहीं, अकेला आदमी जाएंगे ना बैंक में, जाओ लो इनको अंदर। 60% किसने बोला? 60% खत्म हो गए, तो सरफाइसी का ये भी खत्म हो गया। अब सरफाइसी में आप क्या बोलेंगे? 60% नहीं, वो आदमी 1000 रुपए भी रखता है, वो अकेला अप्लाई कर सकता है। और अकेला अप्लाई तो करेंगे, मैनेजमेंट भी टेक ओवर कर सकता है। पर वैसे मैनेजमेंट पहले कौन कर रहे थे? क्रेडिटर टेक ओवर कर रहे थे। अब क्रेडिटर नहीं करेंगे, आईपी करेगा। डू यू अंडरस्टैंड? क्या मजा है। देखो ये क्या लिखा है, कोई होशियार होता बताना क्या लिखा है इसमें। आप बताओ क्या अमेंडमेंट है? अमेंडमेंट भी समझ में नहीं आ रहा है। इन द टाइटल आफ्टर वर्ड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन द वर्ड इंसॉल्वेंसी रिजोल्यूशन एंड बैंक्रप्सी ऑफ, क्या लिख कर मतलब बहुत ये फिक्स हो गया है कौन जाएगा अब यहां पे, क्योंकि इसका जो बॉडी है उसका नाम है डीआरटी। पहले ही क्या बोला था, यहां पे कोई भी आगे कुछ भी, यहां पे रोएंगे सिर्फ यही 2 लोग। मतलब आपको तो ये एक्ट की दिशा ही बदल गई। मतलब रोने वाला कोई भी आके रो दो, अरे चुप, तू इंडिविजुअल है क्या, पार्टनरशिप में निकलो, ऐसे हट एनसीएलटी पे जाओ। पहले यहां पे हर कोई आदमी जा रहा था, तो इसमें क्या अमेंडमेंट होगा? इसके नाम में अमेंडमेंट कर दिया इन्होंने। सोचो, इसका ये अपना नाम भी भूल गया। मतलब आईबीसी इतना जोर में है, इन्होंने लोग के अब ऐसा बहुत अमेंडमेंट हुआ है, एलएलबी में हुआ है एंड ऑल दैट, तो दुनिया की चीजें अभी ये सब अमेंडमेंट हुआ है। अब क्या बोलूं यार इसके, ये जरा पढ़ो, आप बहुत ऊपर जाएंगे पढ़ के। द कोर्ट शैल हैव, क्या क्या लिखा है? शब्द देखिए, शल यही शैल हैव एन ओवर राइडिंग इफेक्ट वेदर ऑल अदर लॉज फॉर द टाइम इन फोर्स आर व्हाट इन। इससे जुदा होकर किसी ने कुछ बकवास की तो तुम्हें काट देंगे। तुम अपने आप को इसके हिसाब से बना लो, वरना तुम्हारा अंत दिन बहुत दूर नहीं, तुम्हें सिक्का जैसा ऊपर उड़ा देंगे। सिक्का तो सिक्का का कॉन्सेप्ट इसके अलग है। वो क्या बोला ना, जेटली बोला, सिक्का कॉन्सेप्ट ही बेकार है।
वो ये नहीं बोल रहा सीका अमेंड करेंगे, सीका क्या कर रहे हैं, मारने के बाद उभार रहे हैं। ये बोल रहा है मारेंगे नहीं, अर्ली साइन पे ही ले लेंगे। मतलब इसके लफड़े में अगर कोई एक्ट भी है, हम एक्ट को उड़ाने की ताकत रखते हैं। दूसरा पॉइंट पढ़ो, इज्जत में उड़ जाओगे आप ऊपर। कौन है यार? हाँ? कोई भी सिविल कोर्ट हमारे बीच में मुंह मारने की जरूरत नहीं है। हम एनसीएलटी है, हम बाप है। तुम बोलेंगे हमने इंजंक्शन दिया, तुमको किसने पूछा कि इंजंक्शन देंगे? बोले स्टे ऑर्डर, तुम तुम्हारे बैंड बजाओ उधर जाके। ये आप जब एनसीएलटी डीआरटी के कटघरे में आ चुका है, इसके बाद माइकल कोई भी नहीं है। हाई कोर्ट भी आया ना, हम नहीं सुनेंगे। हमने बोल दिया है ये आईपी आएगा, ये अब सुनो ना क्या किया मालूम कि इसने इसका रिवाइवल चालू करे। 8-10 शेयर होल्डर डायरेक्टर गए सिविल कोर्ट में, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में, बोले हमारे साथ गलत हुआ, स्टे ऑर्डर लाओ। एनसीएलटी ने ऐसे देखा, कह रहे क्या बोला, इंजंक्शन। मैं कौन हूं मालूम है? पप्पा। हट। सिविल कोर्ट बाप को बोलता है ये पप्पा है, पप्पा एक्ट। मतलब समझ में आ रहा है कि पावर देखो ना, स्पेशली पावर दैट द सिविल कोर्ट और अथॉरिटी नॉट टू हैव जुरिडिक्शन वंस एन एप्लीकेशन इज फाइल्ड विथ व्हाट। इधर गए आप तो फिर वही करेगा, जो वही होगा जो मंजूर है। बोलो ना, आईबीसी क्या बोलेंगे, क्या आईबीसी? इंसॉल्वेंसी एंड व्हाट? क्या लिखा पढ़िए। मतलब रिस्पेक्टिव जो जो एक्ट, किसी भी एक्ट में जो जो केसेस चल रही है अब सारी की सारी एनसीएलटी में आएंगी, क्योंकि एनसीएलटी के 11 बेंचेस भारत में है, लोग भी बहुत है, काम जोरों में चलता है। सब बंद करो, कंपनी के लिए भी अच्छा है, मतलब डेटर के लिए भी अच्छा है। सोचो ना, मेरे को 5 क्रेडिटर है, एक ने मेरे को डीआरटी में स्टॉक दिया है, एक ने मेरे को एनसीएलटी में स्टॉक दिया है, एक बीआईएफआर में। मैं कहा जाऊं? बोलता कुछ नहीं यार, एक है। मैं मतलब मेरे लिए भी कन्वीनियंट होना चाहिए, मैं डेटर हूं इसका मतलब ये नहीं है। किसी ने इसका डिफरेंस बोल दिया ना, आप मेरी नजर में बहुत ऊपर जाओगे। सारे शब्द देख के एक जैसे लगते हैं, ऐसा लगता है एक दूसरे के लिए बने हैं। बोल बेटा, तू ट्राई कर ले आज। बैंक्रप्सी गलत है, आगे क्या बोलता है? आगे बोलता क्या, गलत बोल रहा है। आगे सही बोल रहे हैं। No, it's not for the bank. Bankruptcy word, not for the bank. It is always said like that, but it is not meant for the bank. It is meant for everything. मैं आपको समझाता हूं। मेरे को पैसे देने को नहीं हो रहा है, 9:30 बजे कॉन्संट्रेट करें। तुम 3 घंटे बिफोर हो आज। भाई और बहनों, आज सभी ने इस कोड के अंदर जाके देखा। पहली बात तो आपको यह समझना चाहिए, इस एक्ट का नाम क्या है? इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी। अरे व्हाट इज द डिफरेंस? बैंक्रप्सी, इंसॉल्वेंसी का मतलब है आप सब मेरे क्रेडिटर हो, आपका हफ्ता ड्यू में दे नहीं पा रहा, इसका मतलब है अनेबल टू पे डेट्स। पर ऐसा मुझे लग रहा है, मुझे मैं ही बोल रहा हूं कि मैं इंसॉल्वेंट हो रहा हूं। There should be somebody who should say, नहीं ये सच्ची मुझे इंसॉल्वेंट हो चुका है। दैट इज बैंक्रप्सी। बैंक्रप्सी तब होता है जब कोई कोर्ट या अथॉरिटी आपको मोहर लगाती है कि आप, ऐसे तो आदमी हर बंद बोल, नहीं साहब नहीं, पैसा नहीं है, मैं सच में बैंक्रप्ट हो गया। आप आ रहे रोज मेरे पास में, मतलब नहीं यार नहीं, बैंक्रप्ट हो गया। अरे तू क्या बोल रहे है? मैं तो मतलब मेरी इच्छा नहीं देने की, मैं बोल रहे नहीं बैंक्रप्ट हो गया सच्ची में, आपकी मम्मी की कसम। अरे मैं बोलने से तो आप मान लेंगे मेरी बात? आप क्या बोलेंगे? साहब तुम मत बोलो, तुम ये बोलो कि तुम इंसॉल्वेंट हो। इंसॉल्वेंसी की बुनियाद पर आप मेरी बात सुनोगे नहीं। अब मैं जाके लेजिस्लेटिव के पास जाऊंगा या कोई कोर्ट में जाऊंगा,
वो मुझे मोहर लगाएंगे किस बात के लिए कि सच्ची मुच्ची ये आदमी डेलिबरेटली पैसे नहीं दे रहा, ऐसा वाटर नहीं है, मैं सही में बर्बाद हूं, तो मेरे बर्बादी का भी स्टैंप होना चाहिए। कोर्ट ने कहना चाहिए सचमुच बर्बाद है स्वप्निल पाटनी, बैंक्रप्सी। तुम बजाओ मत हमें, तुम्हें तो मौका मिल गया। ध्यान से पढ़िए। A state when the financial difficulties of a company are such in unable to run its business, समझा क्या? बिजनेस रन करने लायक नहीं है, वो आदमी के पास में पैसा ही नहीं कि वो कुछ काम करे, बिजनेस ठप, पर ऐसा सिर्फ उसको लग रहा है बैंक्रप्सी। पर्सन इज लीगली डिक्लेयर्ड एज इनकैपेबल ऑफ पेइंग देयर ड्यूज, लीगली डिक्लेयर्ड। तो इंसॉल्वेंसी तुम्हें खुद ही खुद लगता है, और बैंक्रप्सी में कोई मोहर लगाता है, लीगली यू आर डिक्लेयर्ड एज बैंकरप्ट, मतलब तुम सच्ची मुच्ची तुम्हारी हालात नहीं है पैसे देने की। आर यू अंडरस्टैंडिंग द डिफरेंस बिटवीन दिस टू? एंड व्हाट इज मीनिंग? अब मैं आगे बढ़ता हूं, आगे। अगर ये बैंक्रप्सी होने के बाद 180 दिन बीत गए, 90 भी बीत गए, और रिवाइवल फिर भी नहीं हुआ, तो क्या करेंगे? बोलेंगे ये नहीं हो रहा, मैंने बहुत ट्राई किया, ये 9 महीने हो गए, ये कंपनी के सुधारने का नाम, एक काम करो भेजो तो इसके असेट, वाइंडिंग अप चालू करो। वाइंडिंग अप में लिक्विडेटर को बुलाएंगे, एनसीएलटी में जाएंगे वापस, आपकी बार सेक्शन लगेंगे 270, 271, 272। बोलो भाई, ये कंपल्सरी वाइंडिंग अप आएगा? सोच के जवाब देना मुझे, क्या वॉलंटरी वाइंडिंग अप? एज पर सेक्शन 270 दुनिया में 2 टाइप के वाइंडिंग अप होते हैं, एक कंपल्सरी के एक वॉलंटरी। वॉलंटरी में 2 होते हैं, एक मेंबर, एक क्रेडिटर। अभी कंपल्सरी के 7 ग्राउंड्स। अब जरा 7 ग्राउंड्स अगर आपको याद होंगे ना, तो समझ जाना ये क्या बोल रहा है। 7 ग्राउंड का पहला ग्राउंड है अनेबल टू पे डेट्स, टैन टैन। आप समझ रहे क्या? वाइंडिंग अप में क्या लिखा है, समझा? अनेबल टू पे डेट्स इज वन ऑफ द ग्राउंड ऑफ वाइंडिंग अप। मतलब वाइंडिंग अप का एक ग्राउंड है कि जब डेट नहीं पे करते आया। कितना मजा। अभी देखो, आपने पढ़ा ही नहीं कैसे, मजा क्या? 270 आपको पता ही नहीं, आप क्या बोलेंगे? लॉ इज वेरी इंटरेस्टिंग यार भाई, इतना मजा है। आपको समझ रहा हूं क्या हो रहा है इनके साथ? समझे आपको? दुनिया में 2 टाइप के वाइंडिंग अप होंगे। एक वाइंडिंग अप बाय द ट्रिब्यूनल, इसको बोलते हैं कॉम्पल्सरी। और ये होता है, ये वॉलंटरी है। उसमें क्या लिखा है? मेंबर, क्रेडिटर। समझा आपको? पर एक कंपल्सरी के 7 ग्राउंड है, वो 271 में लिखे। एक बताओ, पहला ग्राउंड कंपनी इज अनेबल टू पे डेट्स। नंबर 2 ग्राउंड, ये अगर कंपनी के अगेंस्ट में एसआर पास हो। नंबर 3 बात, कंपनी सिख कंपनी भी थी पर उभरने में नाकामयाब रही। 4थी बात, भारत के अखंडता, इज्जत, आबरू, एकता, गरिमा के साथ में कंपनी ने कुछ भी किया होगा। मतलब ऐसा काम हो सकता है, बॉम्ब ब्लास्ट बना रही कंपनी, बॉम्ब बना रही, बॉम्ब पिस्तौल बना रही है, बॉम्ब बना रही, पिस्तौल बना रही है। 4थे में गया। नंबर 5 में रजिस्ट्रार को लगता है कि कंपनी लोगों को डिफ्रॉड, ठगने के लिए बनी है। नंबर 6 में लिखा है 5 साल से लगातार कंपनी ने एनुअल स्टेटमेंट और फाइनेंशियल स्टेटमेंट नहीं सबमिट किया। और 7वें में लिखता है वहां पे कंपनी का जस्ट एंड इक्विटेबल ग्राउंड है। इन 7 में से कोई भी एक ग्राउंड हुआ, आगे बोलिए, तो कंपनी को वाइंडिंग अप के लिए कोई भी इंसान पिटीशन दाखिल कर सकता है। समझ में आ रहा है? ऐसा लिखा है 271 में। ये वो सारे 7 ग्राउंड्स है। ये आपका एक्ट है जिसका नाम है 2013। ये 3 चीजें पहले 1956 में थी ही नहीं।
अगर आपने 1956 का वाइंडिंग अप पढ़ा होगा तो आपने कभी 3 चीजें पढ़ी नहीं थी वहां पे, जो आपकी बार नहीं आई हुई। इसका पहला ग्राउंड पढ़ी है, और इसको उन्होंने क्या लिखा था, 21 दिन की 21 दिन। आप बताओ इसमें अमेंडमेंट क्या होगा? ये बोल रहे हैं अनेबल टू पे डेट का मतलब क्या होता है, ऐसा 2013 कह रहा है। बताओ अनेबल टू पे डेट का मतलब क्या है? एक्सीडिंग 1 लाख रुपए, ऐसा कौन बोल रहा था? वाइंडिंग अप सेक्शन नंबर 271, इसमें अमेंडमेंट करना पड़ेगा 1000 रुपए के ऊपर। ये 1 लाख रुपए लिखा है, इसको अमेंडमेंट करना पड़ेगा। वो भी क्या लिख रहा है, 21 दिन का। देखो 21 डेज का अगर उसको टाइम दिया, उसने आदमी ने 21 डेज के अंदर पैसे नहीं दिया, देखो ना क्या लिखा है, बैंक डिमांड देंगे। और डिमांड अभी डिमांड नहीं, क्या क्या डिमांड रहे, डिफॉल्ट किया ना तूने, मैं दूसरे दिन जाऊंगा कोर्ट में, एनसीएलटी में लगे जाओ, भागूंगा मैं एनसीएलटी में, जाओ लाता के जाओ। ये तो कैसा डिमांड करेंगे, ये कब का? इसलिए इस वाइंडिंग अप में इस पर्टिकुलर सेक्शन नंबर 271, आगे बोलो ना, सबसेक्शन 1, सबसेक्शन ए क्या है, तो जो भी है 200 नहीं 71 में ग्राउंड है, नहीं 71 में ग्राउंड, ये क्या 71? ये ग्राउंड से सेक्शन 1 सबसेक्शन 1A, क्या बोलना पड़ेगा यहां पे? यहां पे 21 दिन वगैरह सब बंद हो गया अब। पर आप मुझे बताओ वाइंडिंग अप कब चालू होगा इसका? समझ में आ रहा है? तो अगर मान लीजिए अगर ये हुआ, ये रिवाइवल नहीं कर पाए, तो ये क्या था, पहले लगे से उसका जाके वाइंडिंग अप। अभी ये वाइंडिंग अप ऐसा नहीं होगा, ये बोलेंगे वाइंडिंग अप मत करो, वाइंडिंग अप क्या कर रहे हैं, ये आईपी को बुलाओ, ये मैटर करेंगे 270 दिन के बाद में, देखेंगे क्या होता है। समझा? पहले और अब में क्या फर्क हुआ? पहले वाइंडिंग अप अलग जगह पे था, यहां पे, बट आपको ज्यादा ही समझा है यहां पे। नहीं, आप मेरी बात सुने, वाइंडिंग अप चालू का मतलब क्या होगा, लिक्विडेटर आएगा और सारे एसेट्स को बेचेगा, लायबिलिटी के पैसे चुकाएगा। वाइंडिंग अप हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, कंपनी वाइंडिंग अप और लिक्विडेशन क्या समझा क्या है? वाइंडिंग अप इज अ प्रोसेस, लिक्विडेशन इज एन इवेंट। 3 साल तक आपको लगे, सारी जमीन बेचा आपने, एसेट बेचा, सब लगा, लिक्विडेटर आएगा, सब बेचेगा बेचेगा बेचेगा, लायबिलिटी के पैसे चुकाएगा, उसको बोलते वाइंडिंग अप। और जिस दिन वाइंडिंग अप हो गया, लिक्विडेशन, और कंपनी हो जाएगी डिसॉल्व, लिक्विडेट हो जाएंगी, फिर कंपनी डिसॉल्व कर देगा। कौन डिसॉल्व? जैसे ऑर्डर आएगा, लिक्विडेशन हो जाएगा, मतलब क्या, वाइंडिंग अप जिस दिन खत्म हुआ, अप्लाई करेंगे तो बोलेंगे तुम्हारी कंपनी लिक्विडेट हो गई, अब कंपनी डिसॉल्व हो गई। सबसे पहले शुरुआत कहां से होगी? नंबर 2 पे, तीसरी बात, चौथी बात। और लिक्विडेशन नहीं होता एक्चुअली, डिसॉल्यूशन लिक्विडेशन क्या है, एक ही बात। लिखो जरा, ऐसा क्यों लिखना है? आपकी बुक में देखो, कहीं तो ये बैंक पूछा हुआ है ये, अरे यहां पे दूसरे तीसरे नंबर पे दिखेगा आपको, देखो कहीं तो लिखा हुआ, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इंसॉल्वेंसी, बैंक्रप्सी। कौन से पेज नंबर पे है? सेकेंड पेज पे लिखा है, ड्रॉ करो अभी रिलेशनशिप। एक बारिया भी जा यारा, एक बारिया राहत घूम बेचारा, एक बारिया भी जा यारा, एक बारिया राहत घूम बेचारा, एक बारिया ढल रही शाम है, दिल तेरे नाम है, इसकी आदत बनी है तेरी यारियां। चांद हूं मैं, तू है तारा, एक बारिया भी जा यारा, एक बारिया। आप लिखिए वहां पे, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इंसॉल्वेंसी।
बोलो क्या है इंसॉल्वेंसी वहां पे? आपके बुक में लिखा हुआ है क्या? मैं भी पढ़ लेता हूं, मैं पढ़ूं वहां पे। इंसॉल्वेंसी 4th नंबर पे जाओ, आपको इंसॉल्वेंट दिखेगा, पेज नंबर 26.2 पर। इफ एनी पर्सन एंड एंटिटी इज अनेबल टू पे डेट्स टू द क्रेडिटर ऑन टाइम एंड एज एंड व्हेन दे बिकम ड्यू, देन सच पर्सन इज कॉल्ड एज व्हाट? इंसॉल्वेंट। इंसॉल्वेंसी समझा? वो दे नहीं पा रहा है, पर अभी भी वो बैंकरप्ट नहीं हुआ। बैंकरप्ट डिक्लेयर कब होगा? जब वो इंसॉल्वेंट होने के बाद में कोर्ट को बोलेगा देखो सच में मैं दे नहीं पा रहा हूं। अब देखो क्या लिखा है, बैंकरप्सी में जाओ, सबसे ऊपर 1 में, बैंकरप्सी इज अ लीगल प्रोसीडिंग इन्वॉल्विंग अ पर्सन और बिजनेस दैट इज अनेबल टू रीपे। समझा गया क्या? लीगल प्रोसीडिंग मतलब क्या? लीगली यू आर डिक्लेयर्ड। बैंकरप्सी प्रोसेस बिगिंस विद द पिटिशन फाइल्ड बाय व्हाट? डेटर्स और व्हाट? डेटर खुद भी कर सकता है कि मैं इंसॉल्वेंट हो गया। अरे लोग परेशान कर रहे हैं ना, उसको पैसे दे हमारे। वो बोला साहब नहीं है, लोग बोलते मर्डर करो क्या तेरा, झूठ बोल रहा है साले। वो बोलता नहीं मेरे पास पैसे। रुक जाओ साहब, मैं क्या आपको एक काम करता हूं, मेरे ऊपर भरोसा नहीं है, मारो मत बस। कोर्ट का दूं लाके, वो कोर्ट में गया, कोर्ट से लाके देखा सच में मैं इंसॉल्वेंट। समझा कि क्या बोल रहा है वो? अरे लोग भरोसा नहीं करते ना, अरे उसको क्या लगता है झूठ बोल रहा है, और सच में अगर पैसा नहीं तो कहां से लाके देंगे? तो वो बोलेंगे काम करो तुम मेरा से ही सुनेगा। और एक बार उसका इंसॉल्वेंट बैंकरप्सी हो गया ना, फिर उसको ऐसा कोई भी ऐसा धमका नहीं सकता। फिर जो भी होगा आईपी करेगा ना बाद में, और वैसे मार के क्या पैसे मिलेंगे? चल मार लो, मैं घुसरो करो मर्डर, घुसार दिया पे, क्या मिलेगा देखो? अरे मैं जिंदा रहूंगा कुछ तो दूंगा। अरे रुक भाई, ऑल ऑफ द डेटर्स असेट्स आर मेजर्ड एंड इवैल्यूएटेड एंड दिस असेट्स मे बी व्हाट यूज्ड टू। समझा क्या लिखा है? पॉइंट नंबर 3, ऑल द डेटर्स असेट्स मतलब क्या होगा जब बैंकरप्सी चालू हो जाएगा? बोलो ना यार, बैंकरप्सी में क्या हो जाएगा? वो उसके बाद में चेक करेंगे कि इसका पैसा कैसे देना है, क्या करना है। बस ये आपको समझ में आ रहा होगा क्या लिखा है। और लिक्विडेशन इज द व्हाट? वाइंडिंग अप ऑफ द कॉर्पोरेशन और व्हाट? इनकॉर्पोरेटेड एंटिटी। समझा क्या लिखा है? वाइंडिंग अप कब चालू हो जाएगा इसका? वाइंडिंग अप नहीं, कब चालू होगा? जब ये 270 दिन का वो आदमी अपना टाइम ले लेगा, वो बोल रहा है कि नहीं मेरे से नहीं हो रहा है, कुछ हो नहीं सकता है इसका। उसके बाद में भी सारे एसेट बेच के बताओ, अगर मान लो क्या ऐसे भी हो सकता है कि एसेट्स बेचे बगैर ही धंधा अच्छा चलने लग गया? क्या बैंकरप्सी करने के बाद में वाइंडिंग अप नहीं करना, ऐसा भी हो सकता है क्या? मतलब बैंकरप्सी करा, सब मस्त चलने लगा बिजनेस, तो हर बैंकरप्सी का कंक्लूजन वाइंडिंग अप नहीं है, कभी कभी कम बैक भी तो कर सकता है। बेटा तुझे कुछ कंफ्यूजन लग रहा है? बैंकरप्सी में अगर रिवाइवल हो गया है और धंधा अच्छा चलने लगा तो फिर अच्छा है, सबके पैसे दे देंगे, क्रेडिटर भी कुछ वाइंडिंग अप क्यों करेंगे? गाइस गेटिंग दिस? अब आ जाओ इधर, ये सुनो ना, अरे सुनो ना मैं क्या बता रहा। इस इंसान को देखिए, और आप क्या कर रहे हो जिंदगी में? ये विजय माल्या देखिए, ये विजय माल्या देखो पैसे लेके कहां भाग गया है। अय्याशी का आलम देखिए, लोगों का पैसा लेके ये छोटा आदमी क्या कर रहा है, अपनी दुनिया जी रहा है। देखिए इसको देखने के बाद में आपको समझोगे आईबीसी को लाने की जरूरत क्यों है। पहले लाके इसको उठाएंगे वहां से। ये जो मजे ले रहा है ना, अब इसकी मजे बंद होने वाली है अब।
कहां से आए सबके पैसे? और देखो क्या कर रहा है, ऐसी कर रहा है वहां पे। तुम्हारे पास है ही कोई कार ऐसी? इससे बोला आज ही उधारी पे लो, बैंक के लोन लो आज ही। तुम्हारे पास प्राइवेट एक्टिवा होगी? देखो कैसा बैठा है, और तुम कैसे गरीबों जैसे बैठे, जबकि तुमने पैसे लिए भी नहीं है। ये वाइफ नहीं लिखा, वाइफ्स लिखा है, वाइफ्स। हर चीज का बैकअप है वहां। तो देखिए ये फोटो, देखिए कौन से एंगल से इसकी वाइफ लग रही है। नहीं नहीं, क्या दिखा आगे जो है वो बहुत सेंसिटिव है। ये आपको समझ रहे होगा, आईबीसी को लाने की जरूरत क्या है। कंसेप्ट क्या क्लैरिटी कर रहे हैं? अरे आप जो आगे देखेंगे आप क्लास में बैठ नहीं पाओगे। दोस्तों ऐसे दरिंदों को आपको नहीं, इतना आईबीसी कोड के तहत इनको तुरंत उठा लेना। अगर आईबीसी कोड काश पहले होता ना, ये आदमी इतना मस्ती में नहीं आता। इसका थोड़ा बहुत भी सिम्टम्स भी दिखते ना, इसको मैं तो इंडिया से बाहर भी नहीं आने देता। समझे आप? अब जाने दो, अब कैसा है, अपने हाथ में कुछ नहीं। आज इंडिया में अपन क्या कर सकते बताइए? बहुत गलत हो रहा है। लास्ट 5 मिनट्स, बाकी सब कल करेंगे। 5 मिनट मुझे एक चीज समझाना जो बहुत काम की है, सुन लेना पहले ध्यान से। चिंटी बस क्या है? कभी कुछ मांगा है हमने आपसे? ध्यान से देखिए, ये जो है मुझे आपसे समझा के लेना है। क्या लिख रहा है इस कोड के तहत? पहली बात तो एक बोर्ड आएगा। ये बोर्ड जैसे आईसीआई, जैसे एक मान लो एक बोर्ड है, ये उच्चतम, इसके एसएम साहू, ये जो आदमी बोर्ड के सबसे ऊपर वाले लेवल पे, इसको बोर्ड का अध्यक्ष बना दिया उन्होंने, प्रेसिडेंट ऑफ दिस बोर्ड। और इसमें लिखा है, इसमें आईपीए होंगे। ये एजेंसीज है, इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल एजेंसी, ये इनको बनाएंगे, इनका मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है। जितने भी आईपीज रहेंगे, मतलब आप जैसे लोग, बेटा आप जैसे लोग जो है, आपको अगर भविष्य में आईपी बनना है तो आपको इन तीनों में से, सर अगर मैं सीए हूं तो क्या मैं आईसीएसआई में जाके एग्जाम दे सकती हूँ? जी हां। जरूरी नहीं कि सीए वाला आईसीआई आईपीए में जाएगा, तीनों में से कहीं भी आईपीए, तीनों को भी इक्वल पावर दी गई। अब तुम सीए हो, तुम बोलेंगे आईसीआई में एक तो भी कोर्स करूंगा मैं, कर लो। ये एजेंट है, यहां पे एग्जामिनेशन कंडक्ट होंगी, ये डिसाइड करेंगे तुम पास हो के फेल हो। इनको क्या बोलेंगे? इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल एजेंट, एजेंसी। एजेंसी ये है प्रोफेशनल्स, मतलब आप जैसे लोग, जिसको क्या वो 10 साल 15 साल जो प्राइमरी और सेकेंडरी एग्जाम जो कहां देंगे, दे विल गेट देमसेल्फ रजिस्टर हियर, और इन यही उनको सर्टिफिकेट देंगे कि तुम अब आईपी बन चुके हो। समझ गए? पास और फेल का रिजल्ट वापस यही लगाएंगे। आयु क्या आयु? अरे ये सब ये पिलर से उसकी ये नहीं हटा। अच्छा तो अगर मान लो ये नहीं है तो क्या करेंगे? आईपीस नहीं है तो फिर वो तो बाकी कोड जैसे ही हो गया। तो तारीख पे तारीख वाला काम नहीं है। एनसीएलटी बोलता है ये मेरा बच्चा है, जा रहा है आईपी चेक करके आ जाओ। अगर मान लो एनसीएलटी होता सिर्फ, तो ये तो फिर तो इसमें वही 4-5 साल लगते इसको भी। ये कैसा आईपी को भेज के बोला तो नक्की कर 6 महीने में, और मुझे बोल क्या हो रहा है। तो ये जो है ना, ये सब इनके पिलर्स है। और क्या ये आयु? अब आयु क्यों? आयु ये बचाव पक्ष में, ताकि ऐसे लोग पैदा ही नहीं होना चाहिए। अगले भविष्य में कोई भी बैंक लोन देंगी तो सेंट्रलाइज दिखेगा ना, 420 करोड़ जो इनका प्रणय का है, तो प्रणय कितना भी बोलेगा मेरे पास कोई लोन नहीं, प्रणय का लोन सबको दिखेगा।
बोलो सही है? आयु, अरे ये कौन है? अब ये जो लॉ बनाया है, तो ये लोगों का अगर मुझे आईपी चाहिए, कहां पे जाना पड़ेगा मुझे? आई नीड टू अप्लाई किसको? एनसीएलटी। अगर मैं कौन हूं? एलएलपी, कॉर्पोरेट मतलब प्राइवेट कंपनी, पब्लिक कंपनी, लिस्टेड अनलिस्टेड जो भी है, ए जाएंगे एनसीएलटी से, कुछ नहीं एनसीएलटी में जाएगा, और नहीं तो सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, समझा? और जो इंडिविजुअल पार्टनरशिप फॉर्म है वो कहां जाएंगे? डीआरटी में जाएगा। आर यू एबल टू अंडरस्टैंड? ड्रॉ करेंगे आप। अरे कितना इंपॉर्टेंट है, ऐसे करें ऑलवेज। ये द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। ये तो मैं आपको कब से आपको ये समझा रहा था, आईपी होता है, ये होता है, ये तो इसके पिलर से ही है तो। नहीं, वो अलग है, ये पूरा अच्छे से लिखो। अरे हम कह रहे हैं पेज नंबर कौन सा है ये? वहां पे है क्या लिखा हुआ? वहां पे सिर्फ एडजुडिकेटिंग ऑथोरिटी में 2 बच्चे बनाना पड़ेंगे, तो वो 2 बच्चे ऐड कर दो वहां पे, रेडीमेड बच्चे आ जाएंगे। शट अप, जितना बोला उतना ही सुना करो। 26.6 पे जाओ। आज जो भी हुआ है इसके कारण अब कल पढ़ना हमें बहुत आसान है। अब हम लोग कुछ भी पढ़ेंगे। एक्चुअल में जब पढ़ा रहा हूं ना आज, तो मैंने बहुत कुछ पढ़ा दिया है इसमें का, समझे? अब मुझे आपको सिर्फ बताना है कि मैंने पढ़ाया हुआ है। When I was explaining you all the basics of this chapter, I have already explained you a lot of things. आपको सिर्फ क्या करना है, और जो इस समय मुझे YouTube पे देख रहे हैं, आपको मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है वहां पे क्लिक करके, ताकि मेरे अगले लेक्चर्स का नोटिफिकेशन आपको आए, और वहां पे कमेंट भी करना है कि आपको ये लेक्चर कैसा लगा। आई होप यू हैव लाइक दिस लेक्चर, आई होप यू एंजॉय दिस। So keep watching guys, I'll be uploading next few more lectures on IBC, 2 lectures more, and also watch the lectures on winding up and amalgamation, which is also uploaded on YouTube for November 2017. Thank you very much guys, bye bye, take care, love you all.